31 जुलाई 1995 ये वो दिन था जब पहली बार भारत में मोबाइल फोन से पहली कॉल की गई थी। इस दिन पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने कोलकाता के राइटर बिल्डिंग से दिल्ली में बैठे केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को फोन मिलाया, वो भी नोकिया के अपने हैंडसेट से। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस दौर में एक सिम कार्ड की कीमत करीब 4,900 रुपए थी और मोबाइल हैंडसेट का दाम 40,000 रुपए से भी ऊपर। यानी उस जमाने में मोबाइल फोन रखना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज के समय में फोन और सिम कार्ड लेना बहुत आसान हो गया। बस दुकान पर जाओ, केवाईसी कराओ और कुछ ही मिनटों में आपका नया सिम चालू हो जाता है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी दुकान पर सिम लेने जाए और दुकानदार आपका केवाईसी करते करते अचानक कहे कि सर सर्वर डाउन है, दोबारा केवाईसी करना पड़ेगा, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि ये दोबारा केवाईसी करने वाली बात आपको ऐसी जगह पहुंचा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जानकारी के मुताबिक जानकीपुरम के सहारा ग्रेस इलाके में रहने वाली माधुरी भगत के पास 16 जुलाई को एक कॉल आई और जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से आवाज आई कि हम एटीएस पुणे से बोल रहे हैं। इतना सुनते ही उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब जाहिर सी बात है, पुलिस का नाम सुनकर कौन नहीं घबराएगा। अब माधुरी जी ने कहा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि उनका नाम एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है और अगर सहयोग नहीं किया तो हमें आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। अब ये सब सुनकर उनकी हालत खराब हो गई और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसे आजकल डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। लगातार वीडियो कॉल्स आने लगे। कभी पुलिस की वर्दी पहने कोई अफसर स्क्रीन पर दिखाई देता तो कभी कोई सीनियर अधिकारी बनकर धमकाता। 16 जुलाई से 22 जुलाई तक पूरे 7 दिनों तक, जी हाँ पूरे 7 दिनों तक ये बुजुर्ग दंपत्ति अपने ही घर में बंधक बने रहे, ना घर से बाहर निकले, ना किसी से खुलकर बात कर पाए। बस स्क्रीन पर बैठे उन अजनबियों के हर हुक्म को मानते रहे, बस इसी डर से कि कहीं उनकी गिरफ्तारी न हो जाए। और फिर धीरे धीरे आरोपियों ने अपना असली मकसद दिखाना शुरू किया। बोले पैसों को जांच के लिए सुरक्षित खातों में भेजना होगा। डर और दबाव में माधुरी भगत ने अपनी अलग अलग एफडी तोड़वाई, बैंक खाते से पैसे निकाले और आखिरकार कुल 70 लाख रुपए 4 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। उनसे कहा गया कि आपका पैसा जल्दी वापस मिल जाएगा, लेकिन जब पैसा नहीं मिला तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ और फिर ये पूरा मामला पहुंचा पुलिस तक। टेक्निकल टीम ने पहली कॉल के मोबाइल नंबर का सुराग निकाला तो पता चला कि नंबर लखनऊ के ही एक पीओएस सेंटर से जारी हुआ था। लेकिन जब पुलिस जांच करते हुए सिम के असली मालिक तक पहुंची तो पता चला कि वो तो एक बहुत गरीब आदमी है और उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर पुलिस ने उस सिम को जारी करने वाले विक्रेता को ढूंढना शुरू किया। कुछ ही समय में पुलिस देवपुर निवासी सुमित कुमार रावत तक पहुंची और उसे हिरासत में लिया। लेकिन फिर पूछताछ में जो सामने आया उसने पूरी पुलिस टीम को हैरान करके रख दिया। पता चला कि सुमित एक अधिकृत जियो सिम विक्रेता था, लेकिन इन सब के पीछे उसका एक अलग ही खेल चल रहा था। जानकारी के मुताबिक ये पता चला कि सुमित का संपर्क एयरटेल के एक सर्विस प्रोवाइडर ईशू यादव से था, जिसने उसे करीब 100 ब्लैंक एयरटेल सिम कार्ड मुहैया कराए थे। और फिर जब उसे ये सिम कार्ड मिले तो उसने अपना खेल शुरू कर दिया। अब होता यह था कि जब भी कोई ग्राहक नई सिम लेने या नंबर पोर्ट कराने आता तो सुमित उसका केवाईसी 2 बार करता। बस ये बहाना बनाकर कि सर्वर डाउन है, दोबारा केवाईसी करना पड़ेगा। वो दोबारा केवाईसी करता और फिर सिम एक्टिवेट करने के बाद सुमित सिम ग्राहक को दे देता। लेकिन असल में उसी की केवाईसी का इस्तेमाल करके सुमित दूसरी एयरटेल सिम भी एक्टिवेट कर लेता था और ग्राहक को कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन फिर इसके आगे जो वो करता था वो वाकई में हैरान करने वाला था। इसके बाद वो चुपके से एक्टिवेट की गई सिम का ई सिम क्यूआर कोड बनाकर वो गिरोह के सरगना प्रवीण श्रीवास्तव को भेज देता। प्रवीण, जो राजाजीपुरम के चंद्रोदय नगर का रहने वाला है, वो हर एक्टिव ई सिम सुमित से सिर्फ 350 रुपए में खरीदता था और फिर टेलीग्राम के जरिए कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधियों को यही सिम करीब 50 यूएसडीटी यानी क्रिप्टो करेंसी के बदले बेच देता। पैसों का लेन देन होता BYBIT नाम के एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जरिए। जांच में पुलिस को प्रवीण के क्रिप्टो वॉलेट में से 144 यूएसडीटी भी मिले, यानी उसने पहले भी ना जाने कितनी ऐसी सिम बेची होगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कंबोडिया में बैठे साइबर ठग भारतीय सिम कार्ड का इस्तेमाल क्यों करते थे। इसका जवाब भी चौंकाने वाला है। भारतीय नागरिकों के नाम पर जारी इन ई सिम का इस्तेमाल करके ये विदेशी गिरोह खुद को भारत में मौजूद दिखाते थे ताकि जांच एजेंसियां और टेलीकॉम की सत्यापन व्यवस्था उन्हें पकड़ न सके। इन्हीं सिम के जरिए डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश और ट्रेडिंग फ्रॉड, ओटीपी फ्रॉड जैसे ना जाने कितने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध अंजाम दिए जा रहे थे और हर बार शिकार बनते थे भारत के मासूम भरोसेमंद लोग। आखिरकार पुलिस ने गिरोह के सरगना प्रवीण श्रीवास्तव उर्फ अमित और सिम सप्लाई करने वाले सुमित कुमार रावत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में
पुलिस को 3 मोबाइल फोन, 105 सिम कार्ड के रैपर, 5 खुले सिम कार्ड, ई सिम और मोबाइल नंबरों से जुड़े कई डिजिटल सबूत और टेलीग्राम चैट के रिकॉर्ड्स भी बरामद हुए। इसके साथ ही पीड़ित दंपत्ति के ठगे हुए 70 लाख में से 45 लाख रुपए 3 अलग अलग बैंक खातों में फ्रीज करा दिए गए। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की बाकी कड़ियों को खोजने में जुटी है, ताकि कंबोडिया में बैठे उन साइबर अपराधियों तक पहुंचा जा सके जो भारतीय पहचान का सहारा लेकर दुनिया भर में ठगी का ये खेल खेल रहे थे। तो अगली बार जब भी आप सिम कार्ड लेने दुकान पर जाएं और दुकानदार 2 बार केवाईसी करने की बात कहे, सर्वर डाउन का बहाना बनाए, तो सतर्क हो जाइए, सवाल पूछिए, क्योंकि ये मामूली सी लापरवाही किसी और की पहचान चुरा कर बहुत बड़े फ्रॉड का हिस्सा बन सकती है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।